Welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Koshik again here with another video related to the topic cell signaling. And here we will talk about some ligand molecules that play a major role in cell signaling. जैसे कि हम जानते हैं कि जो सेल सिग्नलिंग है उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो सेल्स होती हैं बॉडी में वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो वो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो होता है लाइगेंड की हेल्प से। जो हार्मोन्स भी हो सकता है, ग्रोथ फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एंजाइम्स भी हो सकते हैं, और रिसेप्टर मोलिक्यूल्स जो सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर भी हो सकते हैं और सेल सरफेस रिसेप्टर भी हो सकते हैं, जिससे जाके हमारा लाइगेंड बाइंड करता है और एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे जो मोड होता है सेल सिग्नलिंग का वो 2 वेज में डिवाइड किया गया है। एक होता है डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू सेल सिग्नलिंग होती है, एक होती है इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। मतलब कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स एक सेल क्या करेगी, सिक्रेट करेगी और वो दूसरी सेल पे जाके एक्ट करेगा। तो ये इनडायरेक्ट सिग्नलिंग है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है सेल्स के बीच में। तो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वो होता है सेल सेल जंक्शन के थ्रू। जैसे गैप जंक्शन होते हैं हमारे, डेस्मोसोम्स होता है, हीमोडेस्मोसोम्स होता है, ये सब जो हमारे होते हैं सेल सेल जंक्शन, उनके थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो हमारे एडहेशन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। सेल मैट्रिक्स के थ्रू होता है, जैसे इंटीग्रिन, कैडहेरिन, फिब्रिनोजन, कोलेजन, इलास्टिन, बहुत सारे यहाँ पे प्रोटीन्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन में। अगर इनडायरेक्ट और सिक्रेटेड सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स के थ्रू सिग्नलिंग की बात की जाए तो ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग, एंडो मतलब जो यहाँ पे हार्मोन्स को सिक्रेट करेगी। वी ऑल नो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो हमारी डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं बेसिकली ब्लड में। इसमें हमारे पिनियल ग्लैंड आती है, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, ओवेरीज, टेस्टस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और एड्रेनल ग्लैंड्स। दीज आर एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को बिल्ड करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन्स का, स्टीरॉयड हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या करते हैं, अगर मैं एस्ट्रोजन की पर्टिकुलरली बात करूँ तो ये हमारी ओवेरी सिक्रेट करेगी और इसका फंक्शन क्या होगा, डेवलपमेंट करना, मेंटेनेंस करना फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को। सो दीज आर द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अगर मैं पैराक्राइन सिग्नलिंग की बात करूं तो पैरा मीन्स नेबरहुड, मतलब पैरा में लाइन कर रही है, मतलब कि दो सेल्स अगर एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा पास में लाई कर रही हैं, अडहेर कर रही हैं, या फिर नेबरिंग सेल्स हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो पैराक्राइन सिग्नलिंग फॉर्म करता है। जैसे मोलिक्यूल्स यहाँ पे एक सेल रिलीज करेगी और वो नियर बाई सेल पे जाके एक्ट करेंगे। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो बेसिकली वो हमारे कैसे एक्ट करते हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू एक्ट करते हैं। सिनेप्सिस के टाइम पे जब जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स सीक्रेट होते हैं, इनहिबिटरी भी होते हैं और एक्साइटेटरी फंक्शन भी होते हैं। जैसे गाबा हमारा क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं हमारी सेल्स, मतलब जो कम्युनिकेशन जो रहा है क्या एक पर्टिकुलर एक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैराक्राइन सिग्नलिंग बिटवीन 2 नेबरिंग सेल्स। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो यहाँ पे एक सेल कुछ सिग्नलिंग मोलिक्यूल सिक्रेट करेगी और वो उसी सेल पे जाके एक्ट करेंगे। जैसे टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो टी लिम्फोसाइट जो भी इंटरल्यूकिन सिक्रेट करेगी वो टी लिम्फोसाइट पे ही जाके एक्ट कर जाएगा। ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का एक एग्जांपल है। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग होती है जहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज नहीं होते, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडहेरेंस की जरूरत होती है। मतलब जक्स्टाक्राइन मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए, मतलब वो एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में हो दो सेल्स, उनके बीच में जो यहाँ पे सिग्नलिंग या फिर बोलें तो कम्युनिकेशन होगा उसको हम जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग बोलेंगे। जैसे नोच सिग्नलिंग इसका एक एग्जांपल है, और कैडहेरिन के थ्रू जो सिग्नलिंग परफॉर्म की जाती है या कम्युनिकेशन परफॉर्म किया जाता है एक जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है। मतलब जो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग होती है जिसमें सेल एक फिजिकल कांटेक्ट में होती है वो यहाँ पे सेल सेल कम्युनिकेशन में भी आता है, और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू जो सिग्नलिंग होती है वो भी हमारी जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग के अंदर ही आती है।
टॉक अबाउट सम लाइगेंड मोलिक्यूल डेट प्ले ए मेजर रोल इन सेल सिग्नलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स की। जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो न्यूक्लियर रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि वो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, बेसिकली इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं। वो डायरेक्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं होते हैं, वो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जाके बाइंड होते हैं, फिर उसके बाद HRE फॉर्म होता है, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, जो जाके DNA बाइंडिंग साइट पे अटैच होता है, जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट किया जाता है या इनहिबिट किया जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं। तो बात करते हैं कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स की एंड द न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली की। तो यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के। दैट मीन्स कि जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, मीन्स वो वाटर सोल्यूबल नहीं होके वो क्या होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं। और लिपिड सोल्यूबल हैं, इसी वजह से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास कर पाते हैं, क्योंकि वी नो डैट आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड, फोस्फोडाइलिपिड और लिपिड्स मॉलिक्यूल होने की वजह से यहाँ पे जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल होगा वही क्या कर पाएगा, उसको क्रॉस कर पाएगा। इसीलिए जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें तो स्टीरॉयड हार्मोन्स में आ जाते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये तीनों ही हमारे सेक्स स्टीरॉयड्स होते हैं जो गोनाड्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ये हमारे जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं ये सब किससे सिंथेसाइज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं। और जो यहाँ पे कोर्टिकोस्टीरॉयड होते हैं हमारे, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू। एक्डाइसोन यहाँ पे क्या है, एक्डाइसोन यहाँ पे इंसेक्ट में मेटामॉर्फिक हार्मोन होता है, वो यहाँ पे हमारा क्या है, कोलेस्ट्रॉल से ही सिंथेसाइज होता है और ये स्टीरॉयड हार्मोन्स में इंक्लूड किया जाता है। फिर जो कोर्टिकोस्टीरॉयड है जो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट किया जाता है, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं और इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पे, बेसिकली कोर्टिसोन जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल्स पे एक्ट करते हैं ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए। और ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कोर्टिसोन होता है। और मिनरल जो कोर्टिकॉइड्स होते हैं ये हमारी किडनी पे एक्ट करते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है उसमें साल्ट और वाटर का बैलेंस बना रहे। अगर मैं बात करूँ मिनरल कोर्टिकॉइड के एग्जांपल की तो एल्डोस्टेरोन इसका एक एग्जाम्पल है जो फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मेजर रोल प्ले करता है। कौन, एल्डोस्टेरोन। फिर अगर मैं बात करूं ब्रासिनोस्टेरॉइड की तो ये प्लांट स्पेसिफिक स्टीरॉयड हार्मोन है। बेसिकली प्लांट्स में स्टीरॉयड हार्मोन नहीं पाए जाते बट ब्रासिनोस्टेरॉयड हार्मोन्स बेसिकली प्रेजेंट होता है प्लांट्स के केस में। डेट कंट्रोल ए नंबर ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, जैसे कि सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है और डिफ्रेंशिएशन को कंट्रोल करता है। कौन, ब्रासिनोस्टेरॉइड। थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन क्या करता है, वो भी हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से पर्टिकुलरली वो बाइंड होता है। जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो जो थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन जो रिसेप्टर्स होता है उससे जब यहाँ पे HDAC बाइंड होता है, HDAC हिस्टोन डी एसिटाइलेज, जो कि एक को रिप्रेसर का काम करता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन रिसेप्टर क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट जैसे ही यहाँ पे थायराइड हार्मोन आके थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है तो HDAC यहाँ से रिमूव हो जाता है और HAT जाके बाइंड हो जाता है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। जो ये हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज है HAT, ये यहाँ पे को एक्टिवेटर का काम करता है। इसीलिए जब थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से यहाँ पे थायराइड हार्मोन और HAT बाइंड होता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। जैसे ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो ये HRE हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट जनरेट करता है जो आगे फर्दर DNA बाइंडिंग मोलिक्यूल से जाके बाइंड हो जाता है और एक पर्टिकुलर जीन के फंक्शन को और ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब है कि उसको एक्सप्रेस भी करवा सकता है और इनहिबिट भी करवा सकता है उस पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को।
देन है विटामिन D3। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। वैसे विटामिन D3 जो है वो मेजर रोल प्ले करता है मेलानिन सिंथेसिस में, वी ऑल नो अबाउट दिस। एंड जो विटामिन D3 है वो रेगुलेट करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी एंड बोन ग्रोथ। इसीलिए जब भी डेफिशिएंसी होती है विटामिन D3 की तो मेलानिन कम सीक्रेट होने लग जाता है, प्लस हमारी जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होने लग जाता है, हमारे क्रैम्प्स ज़्यादा जो है हमें फील होते हैं कि क्रैम्प्स हो रहे हैं, बॉडी पेन फील होता है, टायर्डनेस फील होती है। ये सब जो हैं सिम्टम्स होते हैं विटामिन D3 डेफिशिएंसी के। देन अगेन मैं बात करूँ रेटिनोइक एसिड की, जो कि एक स्टीरॉयड हार्मोन है। ये मेटाबोलाइज होता है किसमें, एक्टिव रेटिनोइड मेटाबोलाइट्स में, जिनका फंक्शन या तो क्रोमोफोर की तरह होता है, क्रोमोफोर जो कलर देते हैं विजन के टाइम पे, और या फिर ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शनली और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली। जो जीन रेगुलेशन है रेटिनोइड्स की वजह से जो जीन रेगुलेशन की जाती है वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे की जाती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, ग्रोथ और मल्टीपल प्रोसेसेस के टाइम पे, जब एडल्ट जो है वो ग्रो कर रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रखी होती है, जैसे एनर्जी बैलेंस के टाइम पे, न्यूरोजेनेसिस के टाइम पे, जब न्यूरॉन्स जनरेट हो रही होती हैं। ये बेसिकली हमारी एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही होती है। और अगर मैं बात करूँ रेटिनोइक एसिड की, जो मेटाबोलाइज्ड होके रेटिनोइड फॉर्म करता है, तो जो ये रेटिनोइड होता है ये एक को फैक्टर की तरह यूज़ किया जाता है विजुअल साइकिल में, और ये जो को फैक्टर होता है ये होता है 11 सिस रेटिनल। वी ऑल नो डैट जब आई फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे भी, और बहुत सारी डेव बायो में हम स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट के टाइम पे रेटिनोइक एसिड जो है एंटीरियर एक्सिस के फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करता है। जो भी हमारे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं एंटीरियर साइड, उन सब में ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करता है। देन फर्दर हमारे जो लाइगेंड्स हैं वो हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, एज दे बाइंड टू द सेल सरफेस रिसेप्टर। जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन से वो किससे बाइंड हो रहे थे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, बट न्यूरोट्रांसमीटर किससे बाइंड हो रहे हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं, और ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी सिग्नलिंग किसके थ्रू होती है, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं जिससे डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन वाली साइकिल चलती है हमारी सेल के अंदर, और ये अपनी मतलब कम्युनिकेट कर पाते हैं सेल्स के बीच में। एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं एसिटाइल कोलाइन है, डोपामाइन है, एपिनेफ्राइन है, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन एंड गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड। यहाँ पे मिस हो गया है गावा, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। जो ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करते हैं और हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करते हैं, और ये किसके थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं, एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू किए जाते हैं। और ये मसल सेल्स के अंदर बेसिकली काम क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये कैसे एक्ट करते हैं अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये क्या करते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर से जाके क्या कर जाते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर से जाके ये क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से सेल सरफेस रिसेप्टर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं। कन्फर्मेशनल चेंज आने की वजह से क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं हमारे आयन चैनल, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल भी हो सकते हैं, कैल्शियम चैनल भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो हाइड्रोजन और क्लोराइड वाले आयन चैनल्स होते हैं वो भी ओपन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आयन फ्लक्स होता है हमारे टारगेट सेल्स में। बेसिकली ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू भी अपना फंक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो आयनिक एक्टिविटी है वो रेगुलेट होती है, क्योंकि हमें पता है जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेल सरफेस पे। सो बेसिकली वी नीड टू नो हियर दैट न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्ट बाय सेल सरफेस रिसेप्टर एंड देयर signaling is done by action potential or by generating action potential। नेक्स्ट है हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर, जो भी कैसे एक्ट करते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सरफेस से बाइंड करते हैं। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं ये एज ए लाइगेंड एक्ट करते हैं सेल सिग्नलिंग में। तो सबसे पहले अगर मैं पेप्टाइड हार्मोन्स की बात करूं तो इसमें क्या आता है, हमारा इंसुलिन आता है, ग्लूकागोन आता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स आते हैं लाइक ग्रोथ फैक्टर, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। और अगर मैं पेप्टाइड हार्मोन्स की बात करूँ लाइक न्यूरोपेप्टाइड और न्यूरो हार्मोन्स की बात करूँ तो सब्सटेंस पी हमारा जो है सेंसरी स्नैप्टिक ट्रांसमिशन में रोल प्ले करता है। ऑक्सीटोसिन जो है हमारे मूड को अच्छा करता है, प्लस ये हमारा
डिलीवरी के टाइम पे सिक्रेट होता है। सेकंड वेसोप्रेसिन ADH और एनकेफेलिन जो एक एनाल्जेसिक की तरह एक्ट करता है। बीटा एंडोर्फिन ये भी एनाल्जेसिक की तरह एक्ट करता है। ये एक्ट करते हैं किसके ऊपर, पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर हमें पेन हो रहा होता है तो हमें उस पेन से रिलीफ मिल जाता है। फिर अगर मैं बात करूँ ग्रोथ फैक्टर की, तो इसमें आते हैं हमारे नर्व ग्रोथ फैक्टर्स, और ये आते हैं हमारे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो EGF होते हैं। ये 53 अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो 53 अमाइनो एसिड की बनी होती है। फिर हमारे आते हैं प्लेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो वाउंड हीलिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं। इंटरल्यूकिन 2 जो प्रोलिफ्रेशन करवाता है किसका, T लिम्फोसाइट्स का। प्रोलिफ्रेशन मतलब कि उनका डिवीजन करवाता है और फर्दर उनकी जो प्रोजेनी है उसको इंक्रीज करता है और डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है टी लिम्फोसाइट्स को। एरिथ्रोपोइटिन वी ऑल नो दैट इट प्ले ए मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ RBC रेड ब्लड सेल्स। साइटोकाइंस मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे किसमें, डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म है जो इम्यून सिस्टम में जो हमारे मेजर रोल कर प्ले, लाइक हमारा इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करना, हेमेटोपोइसिस को, और बहुत सारी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल होते हैं जैसे इनेट इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करते हैं, एक्वायर्ड में भी, और डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में साइटोकाइन मेजर रोल प्ले करते हैं। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर लाइगेंड्स के बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में और कुछ सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स के बारे में रिलेटेड टू पेप्टाइड हार्मोन्स की, कैसे वो सिग्नलिंग करते हैं और कैसे कैसे उनका कैस्केड इवेंट चलता है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइगेंड्स की। नेक्स्ट लाइगेंड है हमारा आइकोसाइनोइड्स जो कि लिपिड्स होते हैं और एज ए सिग्नलिंग मोलिक्यूल एक्ट करते हैं। इसमें आते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स। ये रैपिडली ब्रोक डाउन हो जाते हैं और ऑटोक्राइन और पैराक्राइन सिग्नलिंग पाथवे में मेजर रोल प्ले करते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स की सेल्स के थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं एक्सेप्ट RBC। इनका इन्फ्लेमेटरी रोल होता है और ये प्लेटलेट्स पे एक्ट करते हैं, एंडोथेलियम पे, यूट्राइन पे और मास्ट सेल्स पे एक्ट करते हैं। ब्लड प्लेटलेट एग्रीगेशन में, इन्फ्लेमेशन में, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं आइकोसाइनोइड्स। सिंथेसाइज होते हैं एरेकिडोनिक एसिड से, जो किससे फॉर्म होता है, हमारा फोस्फोलिपिड से मिलके बना होता है। फोस्फोलिपिड्स होते हैं उन पे एक एंजाइम एक्ट करता है फोस्फोलाइपेज A2, जिसकी वजह से वो फोस्फोलिपिड कन्वर्ट हो जाते हैं एरेकिडोनिक एसिड में। एरेकिडोनिक एसिड पे फिर एक एंजाइम एक्ट करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज। ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज है ये 2 टाइप्स के होते हैं, COX-1 एंड COX-2। ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन। जो यहाँ पे साइक्लोऑक्सीजनेज है जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन का जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में, यूट्राइन स्मूथ मसल्स में बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो मैकेनिज्म है वो परफॉर्म किया जाता है किसके थ्रू, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के थ्रू। थ्रोम्बोक्सिन एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, एक पोटेंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो जो यहाँ पे एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजनेज, ये इसको इनहिबिट करते हैं एस्पिरिन और नॉन स्टीरॉयड NSAIDs, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसको क्या कर देती हैं, इनहिबिट करती हैं। तो जो एस्पिरिन है वो इनहिबिट करती है सिंथेसिस किसकी, प्रोस्टाग्लैंडिन की, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है पेन एंड इन्फ्लेमेशन को। और जो एस्पिरिन है और जो हमारा एस्पिरिन है वो साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन का प्रोडक्शन भी इनहिबिट होता है। और थ्रोम्बोक्सिन क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रिड्यूस करता है, ब्लड क्लोटिंग को भी रिड्यूस करता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन हमें पता ही है ये दोनों ही जो यहाँ पे लाइगेंड है, मतलब लिपिड जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों ही इंजरी और इलनेस में मेजर रोल प्ले करते हैं। और दोनों को सिंथेसाइज करने वाला जो एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजनेज वो इनहिबिट किया जाता है एस्पिरिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के थ्रू। और ये जो साइक्लोऑक्सीजनेज है ये 2 टाइप्स के होते हैं, COX-1 एंड COX-2। COX-1 जो होता है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, और COX-2 क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को जब ज़्यादा इंजरी हो जाए या फिर कोई पर्टिकुलर इलनेस हो उस टाइम पे, जिसकी वजह से ये डील करता है इंजरी और इलनेस के अगेंस्ट और इन्फ्लेमेशन को कंडक्ट करता है। तो जो एस्पिरिन है NSAID है वो इनहिबिट करेंगे दोनों ही एंजाइम्स को, COX-1 और COX-2 को भी, और ये मेजर रोल प्ले करेंगी कोलोन कैंसर को रिड्यूस करने में, क्योंकि अगर लार्ज अमाउंट में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाती है तो वो हमारी बॉडी में ट्यूमर्स और
डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर के फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। इसलिए समटाइम्स वी नीड टू स्टॉप द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड दैट इज डन बाय एस्पिरिन एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और जो NSAID है और कोक्स, वो इनहिबिट करेगी कोक्स 2 को। अगर सीरियस इनहिबिशन हो जाता है तो हमारा जो इंक्रीज अमाउंट में प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा था, डील कर रहा था पेन और इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट, वो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की कार्डियो वस्कुलर डिजीज हमें हो जाएंगी। देर इज़ नॉट ए सिंगल कार्डियोवास्कुलर डिजीज, that is why I said like different types of cardiovascular disease. So guys, this was all about the ligand molecules that we are going to study in case of cell signaling molecules. Hope you do like my video, and if you do like, then please subscribe to my channel and thumbs up, and please comment if you have any query. Thank you so much for clicking on my video.